हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वो सभी का सभी आपको जो है आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो 100 क्वेश्चन अब हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आपको। मेनली 12th वाले इसका ध्यान रखिए कि आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ना उसको बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, फटाफट ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक है, तो हम आराम से इसको लिखेंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा धड़फड़ाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए मान लीजिए ये कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। पहली बात तो विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए, जिसमें कोई चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है कोई, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो उसमें आकर्षण होगा, अगर वो हम उसको नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स जहां पे हमको दिखाई देता है उसको हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब यहां पर क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला निकालने। हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है, उसके पास जो हम कोई चार्ज लाते हैं, कोई भी चार्ज हम लेके आएंगे तो उसके बीच में जो बल कार्य कर रहा है ना उसको ही हम लोग, यानी जो फोर्स लग रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट in the electric field is the electric force acting in unit positive charge test place at that point। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए सभी किसी भी इकाई धनात्मक आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल होता है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब इसमें वीमा भी बोला था ज्ञात करने के लिए। तो देखिए न्यूटन यानी फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है ना, और इसका होता है आपको कूलाम का चार्ज का होता है एम्पेयर A/T होता है ना रे, चार्ज का, हाँ AT होता है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, MLT, देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तब ये वाला माइनस का 2 और वो माइनस का 1, दोनों मिला के माइनस का 3, और साथ में क्या है A है तो A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, ध्यान से समझिएगा। टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दो ऐसे हम चार्ज लेंगे जो दोनों इक्वल होंगे लेकिन उसका जो चिन्ह होगा ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लाइक एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन उन दोनों को जो है ना एक थोड़े कम दूरी पे रखेंगे जिसको हम 2L से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये कि ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जैसे +Q -Q लिया, जो अत्यंत कम दूरी पर विलगित होते हैं यानी अलग होते हैं, उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं और Q हो गया इसमें चार्ज और 2L हो गया इसकी लंबाई। ठीक है बच्चा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां क्या बोला है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। रे भाई नहीं काट सकती है, क्योंकि देखिए हमने यहां पे एक बिंदु लिया, पॉइंट है ना, तो ये ओबेनिश बिंदु, तो यहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इस प्रकार से जाएगा, और अगर हम इस पे खींचेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक बिंदु से कभी भी दो स्पर्श रेखाएं, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं कभी भी खींची नहीं जा सकती है। तो यह संभव नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक बिंदु मतलब के दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, यानी एक बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। इस वजह से ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, यहाँ पे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। अब चलिए पॉइंट से पढ़ लेते हैं। देखिए, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज बाय डूइंग सो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिस्प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु, ये जो कटान बिंदु है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमको पता है एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो नहीं। अर्थात दो विद्युत वाहक बल
जो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करती है, नहीं काटती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। अरे भाई एक ऐसा समझो कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो कि बंद है ना, क्लोज लूप है। अब इससे जितनी रेखाएं गुजर रही है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो गुजर रही है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके नीचे से यहाँ गुजर रहा है, इसके अंदर से नहीं है ना, इसके अंदर से जो गुजरेगा बस वही है, इसके बाहर में है ये, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये बाकी सब जो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ये जो क्षेत्रफल हमने बनाया था उसी से हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब बता दें ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है एक प्रकार से जो कि बंद है, और उधर से अगर हम कोई लाइन को गुजारते हैं तो वो सारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जो उससे नहीं गुजरेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पहला वाले का भी यहां पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा का स्क्रीनशॉट कीजिए। तीसरा का कर लीजिए। चौथा का कीजिए। अब देखिए अनुगमन वेग को समझते हैं। अनुगमन वेग क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब देखिए क्या होता है ना भाई, कि जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ का उनका जो बच्चा सब होता है वो इधर उधर खेलने लगता है, यानी अपना मनमौजी करता है। लेकिन जैसे वो आते हैं फिर से सीधा हो जाता है। मतलब सेम यहाँ पे जब तक इसमें चार्ज हमने नहीं प्रोड्यूस किया है तब तक तो भाई इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा, सब ऐस मौज कर रहा, घूम फिर रहा था। जैसे ही हमने भाई इसमें करंट दिया तो उसके अंदर में क्या होना, इलेक्ट्रॉन एकदम सीधी रेखा में गमन करने लगा। तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोला, किरचॉफ का धारा नियम क्या है? यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए किरचॉफ KCL भी हम इसको बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल लॉ, ठीक है, या फिर KCR भी बोला जाता है, किरचॉफ करंट रूल। उसका इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या है, देयर आर टू लॉ ऑफ किरचॉफ। यहाँ जो फर्स्ट लॉ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोलता है, आने वाली जो करंट है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, एक मिनट, ये एक जंक्शन है, ठीक है, तो जंक्शन के तरफ जो करंट आएगी उसको हम पॉजिटिव करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव करंट। और जो जंक्शन से बाहर जा रही है मतलब उसको हम बोलेंगे नेगेटिव करंट। इन सब का जो सम होता है यानी जोड़ते हैं वो शून्य के बराबर होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। इसलिए देखिए जो आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I5 जा रहा है ना, आ रहा है, तो ये सब क्या पॉजिटिव है, माइनस I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I6 जा रहा है, तो ये सारा क्या है, निगेटिव है। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज अ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब कि जो आने वाली जो धारा है वो और साथ में जाने वाली जो धारा है वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, साइन कन्वेंशन को भी थोड़ा समझ लीजिए। करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट टेकन एज अ पॉजिटिव, यानी उसको जो करंट आएगी उसको हम पॉजिटिव समझेंगे, और जो करंट जाएगी यानी करंट लिविंग द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। जो करंट जा रही है उसको हम नेगेटिव करंट से रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां समझिए, चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। तो चुंबकशीलता को हम μ0 से रिप्रेजेंट करेंगे और परमिटिविटी यानी कि जो विद्युतशीलता उसको हम एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको μ0 का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको पता है कि μ0 बट्टा 4 बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से आराम से μ0 का मान निकाल सकते हैं। जैसे ये जो भाग में इसको हम गुना में लेंगे, आराम से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 यानी μ0 का मान निकल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकालना है ना, तो पहले तो हम इसका मान, अब इसका मान कहाँ से आएगा, तो हमको याद है भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला जो फॉर्मूला था उससे हम एप्सिलॉन 0 का मान निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करिए, इसको खींच के ना, देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप इधर ले आइए, ठीक
ठीक है, इसको इधर लाइए तो ये हुआ 1/4 पाई, 9 गुने इतना इतना। हम इसको अगल बगल कर लिए, अदला बदली कर लिए, तो इतना घबराने का जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन नोट का भी मान हमको निकल गया। अब ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, ये होगा मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 को दोनों को गुना कर दो भाई, 4 पाई 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये इसके साथ इसमें गुना होता है, लेकिन इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो किस में आएगा, जब आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस वाला उस प्लस में आ जाएगा। मतलब देखिए 1 है ना, तो 1 बट्टे में 10 का पावर 7, ये जो माइनस था है ये नीचे आया तो 7 गुने 9 गुने 10 का पावर 9 हो गया। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका पावर अलग अलग है, तो काम करते हैं इन दोनों पावर को जोड़ देंगे, 9 7 16 हो जाएगा, तो 16 हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 3 तिया, इस 3 गुने 10 का पावर 8 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो बस उसको हम वहीं लिए। अब इसको हम स्पीड ऑफ लाइट को हम c मान लिए, जिसकी वजह से हम इसके बदले में हम c लिख सकते हैं, इसके बदले में c हमने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा। यही तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है बच्चा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 100 प्रेरण को समझिए, जैसे ही हम इसमें करंट फॉलो करते हैं भाई, जैसे ही करंट फॉलो करते हैं इसके अंदर में क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं 100 प्रेरण, यानी सिर्फ इसके खुद में ही होगा। मतलब ये इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इज इट अपोज एनी ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द सर्किट बाय इंड्यूसिंग अ करंट इन इटसेल्फ, यानी यह कुंडली का वह गुण है जिसके कारण यह परिपथ में धारा किसी भी वृद्धि या क्षय का विरोध करता है और अपने आप में एक धारा प्रेरित करता है। यानी जो धारा इसमें आएगी वो वृद्धि हो या कम हो, उसको जो है क्या करता है, उसको क्या कहते हैं भाई, इसको ना तो डेवलप करता है, ना ही खराब करता है, ना ही बढ़ाता है, ना ही कम करता है, बस ये अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 100 प्रेरण। ठीक है बच्चा, चलिए यही है P1 P2 प्राइमरी कॉइल, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बच्चा। चलिए अन्योन प्रेरण को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ध्यान से समझिए। पहले ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अब इससे हमने करंट फॉलो किया तो इसमें तो होगा, लेकिन इसमें जो हम करंट कम या बेसी करेंगे ना, तो इसको डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी इसको पता चलना शुरू होगा, यानी इसके में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेजेंट होने लगता है। ऐसे करंट नहीं जाता है, लेकिन जब हम करंट कम करेंगे या बढ़ाएंगे तभी दूसरे वाले यानी सेकेंडरी कॉइल में हमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चा, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे फ्लक्स linked with secondary coil is directly proportional to current flowing through a primary coil, यानी द्वितीयक कुंडली से जुड़ा फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के माध्यम से बहने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का और इसका भी, दोनों का होता है हेनरी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस द सेकेंडरी कॉइल प्रोवाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज दिस प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, यानी तो अन्योन प्रेरक को द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, बशर्ते कि प्राथमिक कुंडली में वर्तमान परिवर्तन की दर समान हो। मतलब ये कि अगर हम प्राथमिक कुंडली में करंट फ्लो करेंगे तो भाई द्वितीय कुंडली को उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बट अगर हम उसके करंट को कम या बेसी करेंगे तो दूसरा वाला जो यानी सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें हमको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम उसको और बेटर समझाने का कोशिश करें, और सारा का सारा क्वेश्चन सेट करके यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना करके डाल दिया जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझ करके बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।